नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बिहार में नीतीश सरकार ने साबित किया बहुमत, पक्ष में पड़े 129 वोट, विपक्ष का वॉकआउट। तेजस्वी ने पलटने पर कसा तंज तो नीतीश ने जंगल राज की दिलाई याद। महाराष्ट्र में भी हुआ बड़ा खेला, कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने दिया इस्तीफा। फडणवीस बोले आगे आगे देखिए होता है क्या। एमएसपी की गारंटी के लिए किसानों का कल दिल्ली कूच की तैयारी। लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक संभालने के लिए बॉर्डर पर प्रशासन ने किया बॉर्डर बंद। दिल्ली में धारा 144 लागू। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, कतर की जेल से रिहा किए गए 8 पूर्व नौसैनिक, 7 लौटे भारत। अगस्त 2022 से थे कतर की जेल में। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में बिकवाली, मिड और स्मॉल कैप की पिटाई। पीएससी, पीएसयू बैंक से जुड़े शेयरों में बड़ी गिरावट, आईटी और फार्मा शेयरों में खरीदारी। पेटीएम बैंक पर आरबीआई के कड़े तेवर बरकरार, फैसले की समीक्षा से आरबीआई ने किया इनकार। गवर्नर शक्तिकांत दास बोले लंबी जांच के बाद आरबीआई करता है कोई फैसला। और अब ज्यादा सेफ होगी ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन। सिम क्लोनिंग और कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम रोकने के लिए डबल फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जल्द। बैंक से सीधे मोबाइल हैंडसेट पर कस्टमर को मिलेगा डिजिटल कोड। बुलेटिन में सबसे पहले खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया है। जेडीयू की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के पक्ष में 129 वोट पड़े हैं। वोटिंग से पहले विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसके पक्ष में 125 वोट पड़े थे, जबकि विपक्ष में 112 वोट डाले गए। आरजेडी के 3 विधायकों ने एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। इसके बाद स्पीकर को उनके पद से हटा दिया गया। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार दोनों पर तीखा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के पुराने बयानों पर चुटकी ली और साथ ही नीतीश कुमार से कहा कि आपका भतीजा बिहार में बीजेपी से लड़ता रहेगा। कि दशरथ तो नहीं चाहते थे राम वनवास जाए, लेकिन कैकेयी जरूर चाहती थी कि राम जो है वनवास चले जाएं। मुख्यमंत्री जी, आप हमको बेटा कहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लंबी उम्र रहिए और जो सिलसिला आपने चलाया था उसको जरूर आगे चलाइए। उसमें हमारा समर्थन रहेगा। रोजगार बांटिए, नौकरी बांटिए, जो गांधी मैदान से आपने ऐलान किया था। लेकिन कैकेयी को भी पहचानिए, कौन कौन कैकेयी बैठा हुआ है आपके पास। वहीं नीतीश कुमार ने भी आरजेडी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 2005 से लेकर अब तक उनकी सरकार में बिहार में विकास हुआ है, जबकि आरजेडी ने बिहार को जंगल राज दिया है। हमने काम करना शुरू किया 2005 से, और 2005 से जब काम शुरू हुआ है और उसके बाद बिहार का कितना विकास हुआ है, और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था, आप जरा सोच लीजिए, और कहीं कोई सड़क था, कहीं कोई रास्ता था। और जब हम लोगों को मौका मिला और ये बात करते हैं अपने को कि इनके साथ मुस्लिम है, तो कितना मुस्लिम हिंदू का झगड़ा होता था, और जब हम आए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद कराए। बिहार के बाद अब खबर महाराष्ट्र से, जहां पर सियासी हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। चर्चा है कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। उनके अलावा कुछ और कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं भी चल रही हैं। हाल ही में कांग्रेस के पुराने नेता बाबा सिद्दीकी ने पार्टी छोड़कर एनसीपी अजीत पवार गुट ज्वाइन कर लिया था। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम लिया था। अब
अशोक चौहान के पार्टी छोड़ने से सबसे बड़ी संख्या में आम कार्यकर्ताओं के पाला बदलने की भी आशंका जताई जा रही है। इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि कांग्रेस के कई सीनियर नेता उनके संपर्क में हैं। फडणवीस ने आगे कहा कि अब देखिए आगे आगे होता है क्या। हालांकि अशोक चौहान ने कहा है कि वो 2 दिन बाद बताएंगे कि वो कहां जाएंगे या कहां रहेंगे। मैंने आज कांग्रेस पार्टी के असेंबली के मेंबरशिप से मेरी लेजिस्लेचर मैं कांग्रेस पार्टी से चुनकर आया हूं एज ए एमएलए। वो सदस्यत्व का एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास मिलकर सौंप दिया है। उसके बाद में मैंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया है। इसलिए मैंने आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट था वो मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। मेरे सामने अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन के बाद मैं मेरी जो राजनीतिक भूमिका है वो स्पष्ट करूंगा। जिस प्रकार से भारत लगातार प्रगति कर रहा है, इसको देखते हुए कई नेताओं को ये लगता है कि हमने देश की मुख्य धारा में काम करना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए। इसलिए कई लोग हमारे संपर्क में हैं। अब कौन कौन हमारे संपर्क में है इसका खुलासा धीरे धीरे आपको होगा। तो मेरा आपको इतना ही कहना है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इधर राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा है कि वो अब एनडीए में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नेताओं से बातचीत करके ही ये फैसला लिया गया है। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा और हमने भाव हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सबका मन प्रफुल्लित है। बहुत बड़ा सम्मान सिर्फ मेरे परिवार के लिए का ही नहीं, ये हमारे दल तक सीमित नहीं है। देश के हर कोने में विराजमान जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका सम्मान किया। महाराष्ट्र में कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन भी मुसीबत में है। इंडिया गठबंधन में हो क्या रहा है, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। अब बात किसान आंदोलन की। किसान फिर से दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। 200 से ज्यादा किसान यूनियनों ने एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली का रुख किया है। किसानों ने इसे दिल्ली चलो मार्च का नाम दिया है। इधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में किसानों के साथ बैठक होने वाली है। दिल्ली बॉर्डर और दिल्ली में किसानों के आंदोलन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया है। दिल्ली के सभी बॉर्डर सील किए जा चुके हैं और धारा 144 लागू की गई है। आलोक प्रियदर्शी की देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। किसानों के 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए दिल्ली से लगने वाले सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। उसमें शंभू बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर शामिल हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं पीछे बैरिकेड को पुख्ता करने का काम चल रहा है। इसमें कंक्रीट भरकर एक तरह से दीवार बनाई जा रही है ताकि यहां से कोई पार न जा सके। किसानों के लगभग 200 यूनियंस ने दिल्ली में ट्रैक्टर, जीप और अलग अलग वाहनों से 13 फरवरी को यहां आने का आंदोलन ऐलान किया है, जिसे लेकर सरकार बेहद सतर्क हो गई है और दिल्ली को लगभग एक किले में तब्दील करने की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि जो किसानों के 200 यूनियंस ने एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी देने की मांग को लेकर यह आंदोलन किया है और इसी मुद्दे पर लेकर 2020 और 2021 में भी बड़े प्रदर्शन दिल्ली में हो चुके हैं और गाजीपुर बॉर्डर किसानों का एक तरह से कहें धरना प्रदर्शन स्थल बन गया था। काफी लंबे समय तक यहां पर धरना प्रदर्शन चलता रहा था। ऐसी स्थिति फिर से दोबारा न हो, इसे देखते हुए एक बार फिर से दिल्ली बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर पर
बड़े पैमाने पर रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। कटीले तार लगाए गए हैं। यहाँ पर और भी सड़कों को और पुख्ता किया जा रहा है। दूसरी तरफ से अगर देखें तो शंभू बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर की तरफ से ड्रोन की भी तैनाती की गई है। टिकरी बॉर्डर पर भी ड्रोन की तैनाती की गई है और हरियाणा से आने वाले रास्तों पर गड्ढे भी खोद दिए गए हैं ताकि किसानों का जो जत्था है ट्रैक्टर के साथ वो दिल्ली में प्रवेश न कर सके। कुल मिलाकर सरकार की तरफ से नेगोशिएशन का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली में आने का जो ऐलान किया है, दिल्ली मार्च का ऐलान किया है, उसे देखते हुए दिल्ली में एक धारा 144 भी लगा दी गई है। ट्रैफिक भी डाइवर्जन कर दिया गया है, क्योंकि इससे पहले जब भी किसान प्रदर्शन हुए हैं तो दिल्ली की स्थिति एक तरह से कहें चरमरा गई है, दिल्ली की एक तरह से कहें नब्ज रुक गई है। ऐसी स्थिति फिर से दोबारा न हो, इसलिए सरकार पहले से ही पुख्ता इंतजाम कर रही है और इसी के तहत जितने भी बॉर्डर हैं उसको बिल्कुल किले में तब्दील किया जा रहा है। कैमरामैन अखिलेश के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। अब बात करते हैं बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन PSU कंपनियों में तगड़ी गिरावट से बाजार में बिकवाली रही। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 523 पॉइंट गिरकर 71,072 पर और निफ्टी 166 पॉइंट गिरकर 21,616 पर बंद हुआ। गोल्डीलॉक्स प्रीमियम के फाउंडर गौतम शाह का कहना है कि अभी PSU कंपनियों में कुछ और करेक्शन संभव है, इसलिए इस सेक्टर से दूर रहना ही बेहतर होगा। उन्होंने आगे कहा कि निवेशक लंबी अवधि के लिए PSU कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। HDFC बैंक की चार्ट काफी अच्छी हो गई है, वो हो सकता है कि वापस लाइफ टाइम हाई पे चले जाए, बट हमारा यहाँ पर कन्विक्शन SBI में है। हमने रिकमेंडेशन भी दिया था 10-12 दिन पहले और मुझे लग रहा है कि यहाँ से SBI पूरे बैंक निफ्टी को लीड कर सकता है। छोटे PSU बैंक्स तो ऑलरेडी चल चुके हैं, अब लग रहा है कि जमाना आ गया है कि SBI यहाँ से चलेगा और रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छी है। सो बैंक निफ्टी और IT दो मेजर सेक्टर्स ऑफ द मार्केट, वो दोनों अभी भी अच्छे लगते हैं और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। हमारा हमेशा से वर्किंग टारगेट TCS का 4000 का है, उसके आसपास है और मुझे लग रहा है यहाँ से भी 500 से 700 रुपए की मूवमेंट TCS में आ सकती है। वहीं बाजार में आज गिरावट में बड़ा हाथ सरकारी कंपनियों का है। पिछले कई महीने से दौड़ रही सरकारी कंपनियों का हाल बेहाल है। सभी फैंसी शेयर 20 से 30% टूट चुके हैं। क्या है कारण, बता रहे हैं सुमित मेहरोत्रा। तो PSU शेयरों में ऊपरी स्तरों से बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है और अलग अलग सेक्टर जहां पर एक जबरदस्त तेजी हम देख चुके हैं, उसके बाद मुनाफा वसूली और एक लंबे अंतराल की तेजी के बाद मुनाफा वसूली आते हुए दिखाई पड़ रही है। कुछ कंपनियों के वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो चुके हैं, जिसकी वजह से बिकवाली है। कुछ कंपनियों के तिमाही आधार पर जो नंबर से थोड़े वीक आए हैं, कुछ कंपनियों ने अपने आउटलुक को भी घटाया है, तो उसका भी एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा है। अलग अलग सेक्टर में शेयरों में तेज बिकवाली आई है, लेकिन ओवरऑल करीब 70 कंपनियों की जो मार्केट कैप हम ट्रैक करते हैं, रफली 62-62.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की वो मार्केट कैप थी, जो अब घटकर 56 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई, यानी कि 10-10.5% का डिक्लाइन आया है। डिक्लाइन आया कहां से है? पहले रेलवे शेयर RVNL 31% अपने ऊपरी स्तर टूट चुका, BEML 27%, इरकॉन 26%, IRCTC 13% और राइट्स करीब 11% के आसपास बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा पावर शेयरों में SJVN 33% हायर लेवल से टूट चुका है, NHPC 25%, PFC 13%, REC 13% के आसपास बिकवाली यहां पर भी हम देख चुके हैं। डिफेंस, ये कुछ और नाम जहां पे मिश्र धातु करीब 24% नीचे, गार्डन रीच 17% आ चुका है नीचे, कोचिन शिपयार्ड 12% टूट चुका है और भारत डायनामिक्स करीब 12% के आसपास बिकवाली हाई लेवल से यहां पर भी आते हुए देख चुके हैं। कुछ और PSUs में NBCC 25% के आसपास बिकवाली, SCI करीब 25% टूटा, EIL 25% टूट चुका, GMDC करीब 22% के आसपास बिकवाली दिखा चुका, NFL 22%, आयरेडा हाल फिलहाल के एक स्टार परफॉर्मर 20% नीचे और हुडको 20% के आसपास तेजी यहां पर भी हायर लेवल से देखने को मिल चुकी है। तो PSUs में स्लोली एंड स्टेडली हायर लेवल से थोड़ी बहुत सेल ऑफ हमने जरूर आते हुए देखी है। पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा पर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बड़ा बयान दिया है। RBI गवर्नर ने कहा है कि पेटीएम मामले पर फैसले की समीक्षा नहीं करेंगे, बल्कि पेटीएम मामले को लेकर जल्द ही FNO जारी करेंगे। But there is no, at the moment, let me be say very clear, there is no review of the decision. If you are expecting a review of the decision, let me very clearly say there is no review of the decision. FAQ which we are proposing to issue is targeting the inconvenience or targeting the
issues faced by the customers and the the customers and the depositors, like all the FASTag holders or the wallet users or the account holders. कस्टमर इंटरेस्ट में जो इश्यूज है उसको हम अभी FAQ में डील कर रहे हैं। FAQ में आप रिव्यू एक्सपेक्ट मत करिए, FAQ में जो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इश्यूज है उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई अब पूरी दुनिया में अपनी पकड़ बना रहा है। कई देशों ने इसे अपनाने में दिलचस्पी दिखाई है। पहले फ्रांस और अब मॉरिशस और श्रीलंका में भी लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोनों देशों में इस सर्विस को लॉन्च किया है। भारत की रुपे कार्ड सेवाएं भी लॉन्च की गई है। कार्यक्रम में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ के साथ तीनों देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत का यूपीआई अब एक नई जिम्मेदारी निभा रहा है। भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई आज नया दायित्व निभा रहा है, यूनाइटिंग पार्टनर्स विद इंडिया। फ्रेंड्स, भारत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। हमारे छोटे से छोटे गांव में छोटे से छोटे व्यापारी भी डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सुविधा के साथ साथ स्पीड भी है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं वापस। स्वागत है। अब कुछ और खबरें। कतर ने 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया है, जिनमें से 7 भारत लौट आए हैं। ये सभी सैनिक जासूसी के आरोप में जेल की सजा काट रहे थे। विदेश मंत्रालय ने कतर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पहले सभी अफसरों को मौत की सजा दी गई थी, जिसे बाद में कैद में बदल दिया गया था। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने 30 अगस्त 2022 को 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया था। कतर से वापस लौटे एक कैदी ने कहा है कि पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बिना भारत लौटना संभव नहीं होता। अब ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए डबल फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन लागू किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक बैंक की तरफ से अब ओटीपी के साथ एक और कोड भेजा जाएगा, जिसे ओटीपी के साथ डालने के बाद ही ट्रांजैक्शन पूरा होगा। पूरी खबर पर जानकारी लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं किस तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को ज्यादा सेफ बनाने की तैयारी है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार सिम क्लोनिंग और कॉल फॉरवर्डिंग जैसे स्कैम को रोक लगाने के लिए डबल फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन का इस्तेमाल करना चाहती है। इसके लिए सरकार ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट और बैंक्स को निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल डबल फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन में ओटीपी के अलावा अन्य मेजर्स होते हैं, जिससे कि हैंडसेट की वेरिफिकेशन सख्त की जाती है, यानी कि हैंडसेट का वेरिफिकेशन को सुनिश्चित किया जाता है। इसमें ओटीपी के साथ साथ एक डिजिटल कोड हैंडसेट के IMEI नंबर के जरिए सीधे भेजा जाता है, जिससे कि ऐप के जरिए इसका वेरिफिकेशन किया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि ग्राहक जो कि मोबाइल हैंडसेट यूज कर रहा है वही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहता है। लिहाजा सरकार जो ओटीपी पर अभी निर्भरता है उसको कम करना चाहती है। आरबीआई ने भी ऐसी अपने रिपोर्ट में कहा है कि बैंक धीरे धीरे जो ओटीपी बेस्ड ट्रांजैक्शन सिस्टम है उस पर अपनी निर्भरता घटाए और ज्यादा से ज्यादा जो डबल फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन यानी कि हैंडसेट को वेरीफाई करने की जो व्यवस्था है उसको लागू करें, ताकि इस तरह के जो फ्रॉड होते हैं, खासतौर से ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड और दूसरे जो फ्रॉड्स होते हैं, उस पर लगाम लगाई जा सके। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। अब कुछ और खबरें। कॉलेज जाने वाले बच्चों को कोई बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देता, लेकिन अब वो एक ऐसा कार्ड ले सकते हैं जो है तो प्रीपेड, लेकिन उन्हें इस कार्ड पर ढेर सारे रिवॉर्ड्स कमाने का मौका मिलेगा। ये कार्ड लॉन्च किया है एडुटेक स्टार्टअप लियो वन ने। इसे NSDL पेमेंट बैंक और मास्टर कार्ड के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। इस मौके पर लियो वन के ब्रांड एम्बेसडर और इन्वेस्टर टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा भी मौजूद रहे। इस कार्ड के जरिए कॉलेज की फीस, हॉस्टल खर्च, कैंटीन आदि के लिए पेमेंट किया जा सकेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा फीचर यह है कि इस पर मिलने वाले ढेर सारे ऑफर्स जो स्टूडेंट्स की एक तरह से कमाई कराएंगे। साथ ही फीस भरने पर तो 50% तक मनी बैक जैसे ऑफर्स भी इस कार्ड पर मिलेंगे।
यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को इस भव्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। भारतीय बच्चे इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले लोगों के लिए पत्थरों पर चित्रकारी कर रहे हैं। मंदिर के उद्घाटन में आने वाले मेहमानों को भेंट किया जाएगा। इस मंदिर का निर्माण बैप्स ने किया है। इस मंदिर को करीब 27 एकड़ जमीन पर बनाया गया है, जिसमें एक साथ 10,000 लोग पूजा पाठ कर सकेंगे। मंदिर को शाही पारंपरिक हाथ से नक्काशी किए गए पत्थरों से बनाया गया है। इसमें लगभग 40,000 घन फीट संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने आधारशिला रखी थी और इस मंदिर के लिए जमीन संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने दान की है। तो चलिए, फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको बता देते हैं कंज्यूमर अड्डा का टॉपिक, जो कि है अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन का अल्जाइमर टेस्ट करवाने की मांग जो लगातार उठ रही है। वो 81 साल के हैं और ब्रेन फंक्शन से जुड़ी बीमारी अल्जाइमर को बुढ़ापे के साथ जोड़कर देखा जाता है। आखिर क्या होता है ब्रेन का एज कनेक्शन, इसी पर एक्सपर्ट के साथ करेंगे बड़ी चर्चा आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर।